नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। और धड़ाधड़ अपनी क्लासेस चल रही है और आप लोग भी अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। इस समय कंटिन्यू पढ़ना बहुत अच्छी बात है और पढ़ने वाले विद्यार्थी ही सिलेक्ट होते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और कभी मन में ये विचार नहीं लाए कि क्या मैं पढ़ रहा हूं तो चयनित होऊंगा या नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप चयनित होने के लिए ही पढ़ रहे हो। तो पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़े और हमेशा नेगेटिव जो लोग बात करते हैं उनसे अपने आप को दूर रखें, बचा कर रखें। सफलता का ये गुरु मंत्र है। ठीक है, चलिए आज साथियों जो अपन पढ़ रहे हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं अपन, और उसी के अंदर आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो राजस्थान का भौतिक विभाजन। ठीक है, और भौतिक विभाजन के अंदर भी यदि आज अपन देखें भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश के अंदर भी आज स्पेशली अपन जो है भौतिक प्रदेशों का विभाजन पढ़ेंगे और मरुस्थल वाला जो भाग है उसको आज अपन शुरू कर देंगे। ठीक है, इन चीजों को आज पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। यदि अपन परीक्षा दृष्टि से देखें, परीक्षा की दृष्टि से देखें तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और मोस्ट ऑफ प्रश्न जो है यहां से बनते हैं। तो किसी भी तरह की कोताही अपने को नहीं करनी है, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है और पूरी तरीके से डेडिकेट होके क्लास को समझना है अच्छी तरीके से, और उसके बाद में उसी को जो है बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले देखो, जब मरुस्थल अपन पढ़ते हैं तो उसमें 3 तरह की शब्दावली चलती है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में यदि अपन देखें तो साहित्यिक रूप से भी अपन देखें तो 3 तरह की शब्दावली चलती है, जिसमें आता है मरु, मेरु और माल। क्या आता है? मरु, मेरु और माल। देखो स्पेशली यदि अपन इस शब्द की बात करें माल, तो ये जो होता है ना, ये शब्द ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, क्या? ज्वालामुखी से निकला लावा, ज्वालामुखी से निकला लावा होता है, उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, उसके लिए ये सब प्रयुक्त होता है। यानी कि इस लावे से क्या चीज बनती है? पठार बनते हैं। इस लावे से क्या बनते हैं? पठार बनते हैं। पठारी बनेंगे। पर्वत जो होते हैं उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, और पठार जो होते हैं लावा निकल के क्या करता है? फैलता है और बाद में चट्टान का रूप ले लेता है, तो ये बनते हैं पठार। इसलिए इस माल शब्द का जहां जहां जिक्र आएगा वहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है पठार। जैसे आप पढ़ते हो तब अपन देखते हैं ऊपर माल का पठार। ऊपर माल यानी कि ऊंचा उठा हुआ जो लावा था वो ऊंचा उठ गया तो उसका जो है पठारी क्षेत्र बनता है, वो ऊपर माल का पठार है। इसी तरीके से ये पठारी क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होते हैं। मालवा का पठार, ठीक है, ये सारे शब्द जो है इसी माल शब्द से बनते हैं, पठारी भाग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब मरु, इसका सीधा सा जो है अपन देखते हैं यहाँ पे मरुभूमि किसके लिए प्रयुक्त होता है? मरुभूमि के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि मरुभूमि कैसी होगी? मरुस्थली भूमि होगी। कैसी होगी? मरुस्थली भूमि के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि ये किसके लिए होता है? अपन सामान्य शब्द में कह सकते हैं रेगिस्तान के लिए प्रयुक्त होता है, या फिर मरुस्थल के लिए प्रयुक्त किया जाता है, या फिर मरुस्थल के लिए प्रयुक्त होता है। ये मेरु जो शब्द होता है ये पहाड़ी क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? पहाड़ी क्षेत्र के लिए ये प्रयुक्त होता है। ठीक है, यानी कि अपन कह सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र। किसके लिए? पर्वतीय क्षेत्र के लिए ये प्रयुक्त किया जाता है। तो ये जैसे कि अपने अजमेर वाला जो क्षेत्र है उसके लिए ज्यादा, अरावली वाला जो क्षेत्र है उसके लिए ये ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है। तो ये मरु, मेरु, माल जो है ये भौतिक प्रदेश से संबंधित शब्दावली है, उसको आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, उसके बाद में अपन बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट, अब इसके बाद में साथियों अपन को ध्यान रखना है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है। यदि सामान्य वर्गीकरण आपको पूछते हैं, किसी भी भूगोलवेत्ता का आप लोगों को हवाला नहीं दिया जाता और सामान्य पूछ ले कि टावर बता राजस्थान ने कितने भौतिक प्रदेश में बांटी ओढ़ो, तो कहना कि 4 प्रदेश में। क्या 4 प्रदेश में? क्या क्या 4 प्रदेश? एक तो मरुस्थल जो पश्चिम में है, ठीक है, फिर नंबर आवे अपने अरावली पर्वतीय क्षेत्र को, फिर नंबर आवे अपने मैदानी क्षेत्र को, और के बाद में अपने पठारी क्षेत्र। यानी कि मरुस्थल, पर्वत, मैदान और पठार, ये 4 क्षेत्र जो है आप लोगों के, ये 4 भागों में सामान्य वर्गीकरण है। लेकिन भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग जो है शोध किए हैं, और अलग अलग शोध के हिसाब से अलग अलग जो है इन्होंने रिजल्ट भी दिए हैं। जितने लोग उतनी बात। तो ऐसे कैसे यहां पे भी इन्होंने किया है। इसमें मुख्य तौर पे आप लोगों को राजस्थान के अंदर 3 व्यक्तियों के नाम ध्यान में रखना है। एक तो है अपने वीसी मिश्रा जी, एक है AK सैन साहब, और एक है रामलोचन सिंह साहब। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब देखो जो वीसी मिश्रा है ये आपके सबसे महत्वपूर्ण है।
ठीक है, अभी वीसी मिश्रा को आगे अपन पढ़ेंगे भी, जिन्होंने 7 भागों के अंदर बांटा है। ठीक है, ये सबसे मुख्य है। फिर इसके बाद में 1968 में ही एके सेन ने भी वर्गीकरण दिया, जिसमें से सिर्फ यदि पूछ सकते हैं तो सन पूछ सकते हैं। और फिर आप लोगों को पूछते हैं रामलोचन सिंह, जिन्होंने 1971 के अंदर दिया है। रामलोचन सिंह जी ने जो बांटा है राजस्थान को, वो 2 भाग 4 उपभाग और 12 लघु प्रदेश, 12 लघु प्रदेश इसमें बांटा है। बस, इससे ज्यादा नहीं पूछते, वैसे ये भी नहीं पूछते। ठीक है, अब इनको याद कैसे करना है कि गुरुजी मान लीजिए यहीं से प्रश्न आ गया और क्रम पूछ लिया, हमें तो कैसे याद करेंगे। तो पहले टाइम में आपा जी को शादी ब्याह वगैरह कैसेटा देखता नहीं, सीडी उस समय नहीं थी, सीडी नहीं थी तो चलती थी कैसेटें। ठीक है, उस समय हम क्या करते थे, आप लोगों का मुझे नहीं पता, हम क्या करते थे, जैसे देखने इतनी बड़ी बड़ी वो वीसीआर की कैसेटें आती थी, वीसीआर भी लाते थे किराए पे। ठीक है, और वो कैसेट अपने पास जो है वो स्टूडियो वाला बना के देता, वो रखते थे और फिर उसमें लगा के वो देखते थे, तो उसको कहा जाता था वीसीआर। ठीक है, वैसे उसको वीसीआर ऐसे बोलते थे, वीसीआर ये बोलते थे। अपने ये ध्यान रखना, वीसीएआर, वीसीआर ही पढ़ेंगे, इसको भी अपन क्या पढ़ लेते हैं, वीसीआर पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको भी क्या पढ़ते हैं, वीसीआर। अब देखो क्या गुरुजी यूं बताओ हम क्या करना है, तो देखो और वीसी यानी आन तो सीधो सीधो ही थार निकल जाए वीसी मिश्रा। ठीक है, मिश्रा जी। और इनके बाद में ओ ए है, इससे निकल जाएगा ए के सेन साहब, और आर है तो आर से रामलोचन सिंह, रामलोचन सिंह आ गया, रामलोचन सिंह। ये देखो वीसीआर, इस तरीके से अपने को ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है टाबरो, मतलब जीके बहुत इजी है, लेकिन बशर्ते आप उसे इजी बना के चलो। ठीक है, तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी होती है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। अब बेटा आगे देखो, अब जो है वीसी मिश्रा को वर्गीकरण एक बार थोड़ा ढंगू देख ला आपा। ठीक है, हालांकि प्रश्न यूं भी कम बड़े, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को यह पूछ सकते हैं कि बता टाबर वीसी मिश्रा ने कितने भागों में विभाजन किया। तो आपने ध्यान रखना, 7 फेरों के 7 वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। तो ये वीसी मिश्रा जी है। देखो कौन आते हैं शादी कराने, कौन आते हैं, पंडित जी। पंडित जी 7 वचन याद कराते हैं, 7 फेरे लेवाते हैं। मिश्रा जी, शर्मा जी, ये सब कौन है, पंडित है, ब्राह्मण है। तो ये ध्यान रखना है अपने को। राजस्थान में सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों को बांटने का प्रयास किसने किया है, पंडित जी ने किया है, मिश्रा जी ने किया है। तो मिश्रा जी याद रखना है, वीसी मिश्रा साहब। ठीक है, कितने भागों में बांटा है कि 7 फेरों के 7 वचन बताए अपने को मिश्रा जी ने। अब इसमें क्या बांटा है, बिल्कुल सामान्य वर्गीकरण है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश तो अर्ध शुष्क प्रदेश, शुष्क के पास में अर्ध शुष्क। नहरी क्षेत्र, इसमें आ जाएगा आपके श्री गंगानगर वाला आ जाएगा और हनुमानगढ़ आ जाएगा। ठीक है, अरावली प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र आएगा। पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, तो इसमें मैदानी भूभाग आ जाएगा। दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, इसमें हाडोती आएगा। और चंबल बिहड़ क्षेत्र, इसमें आएगा आप लोगों के चंबल का उत्खात भूमि वाला क्षेत्र। ठीक है, आ तो है सीधी बात। अब देखो इन नक्शे माते भी देख ला थोड़ो कि ओ है क्यों। तो देखो नंबर 1 जो है आप लोगों के शुष्क मरुस्थली भाग है। ये कैसा भाग है, ये पश्चिमी राजस्थान है। कैसा है, पश्चिमी राजस्थान। इसके जस्ट पास में नागौर, डीडवाना, कुचामन वगैरह ये वाला जो क्षेत्र है, ये आ जाता है आप लोगों के अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर। मरुस्थल को अभी अपन पढ़ेंगे, तो उसमें भी 2 भागों में विभाजन किया हुआ है। मरुस्थल है पूरा का पूरा। ठीक है, जैसे 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वो मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। जो पश्चिमी भाग उसमें रह जाता है वो है शुष्क मरुस्थल, और जो बीच वाला भाग है वो है आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल, जो पश्चिमी मरुस्थल और अरावली प्रदेश के बीच में। समझ रहे हो, समझ रहे हो, मीम्स वाला वो समझ रहे हो, नहीं बोल रहा हूं मैं, आप वास्तव में समझ रहे हो कि नहीं। मतलब एक तो है पश्चिमी मरुस्थल, एक है अरावली पर्वतीय, इनके बीच वालों जी को भाग है नहीं, वो है अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, और नहरी क्षेत्र, तो नहरी क्षेत्र अपने ये ऊपरी भाग ही होगा। इसमें अपने क्या आया, श्री गंगानगर वाला क्षेत्र आ गया। ठीक है, हनुमानगढ़ वाला, यानी कि अपने क्या ध्यान रखना है। ठीक है, अपने क्या ध्यान रखना है कि जहां पे नहरी क्षेत्र यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना जहां जहां से निकलती है वो अपने नहरी क्षेत्र। अब राजस्थान में नहर पूछे नहीं, नहर में नहर इंदिरा गांधी नहर, ये गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया।
तो नहर तो इंदिरा गांधी नहर, बाकी सब नहरिया, ठीक है, छोटी छोटी नहरिया, नहरिया मतलब नाडियां छोटी छोटी, और बाकी नहर में नहर देखो ना तो इंदिरा गांधी नहर बहुत विस्तृत, ठीक है। तो ये अपने ध्यान रखना है। अब नंबर 4 जो है अरावली पर्वतीय, अब इसमें तो कोई देखने का काम नहीं, ये तो वैसे ही पूरा, इसको तो पूरी क्लास सेपरेट मिलेगी अरावली वाले को तो, क्योंकि ये मैन है, ठीक है। फिर आ जाता है अपने मैदानी क्षेत्र जो अपने पूर्वी कृषि प्रदेश है, ठीक है, अपने पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज है। फिर अपने को ध्यान रखना है कि ये 6 नंबर दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, इसमें हाडोती वाला क्षेत्र आता है। कौन सा आता है? हाडोती वाला क्षेत्र है। और ये चंबल बीहड़ क्षेत्र, ये 7 नंबर जो मैंने बताया, ये अपने यहाँ चंबल बीहड़ क्षेत्र, इसमें चंबल नदी के आसपास के अपवा, चंबल का अपवा, स्पेशली कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इसमें जो बीहड़ वाला क्षेत्र है वो है। अब बीहड़ क्या है, उत्खात भूमि क्या है, कंदराएं क्या होती है, दस्यु प्रदेश कौन सा है, ये सारी चीजें जो है अब जैसे जैसे अपनी क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे अपन पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये था सामान्य तौर पे ध्यान रखना है वीसी मिश्रा साहब का वर्गीकरण। वैसे आप लोगों को प्रश्न जो है वो सामान्य वर्गीकरण से पूछते हैं जो 4 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से? पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ठीक है टाबरो, ले स्क्रीनशॉट। बढ़े आगे, ठीक है। अब देखो ये आप लोगों को जो है हमने जीजीडी फैक्ट भी दिया था इस वर्गीकरण का, और ये अब यहां पे बहुत अच्छी तरीके से वापस जो है पूरा वर्गीकरण समझने का सबसे बेस्ट वे है कि इस फ्लो चार्ट से आप समझ लें, ठीक है। ध्यान देना बिल्कुल तरीके से। अब देखो जो सामान्य वर्गीकरण मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, ठीक है, कि सामान्य वर्गीकरण क्या है, वो सामान्य वर्गीकरण ये है, और इसी से ज्यादातर आप लोगों को प्रश्न पूछते हैं, जिसमें नंबर 1 आप लोगों के मरुस्थल, नंबर 2 अरावली पर्वतीय क्षेत्र, नंबर 3 पूर्वी कृषि मैदान, और नंबर 4 जो है हाडोती का पठार यानी कि पठारी क्षेत्र, ठीक है। अब देखो मरुस्थल के अंदर जो क्षेत्रफल है यानी कि ये परसेंटेज है, राजस्थान को 100% मानते हुए ये उसका परसेंट है कि राजस्थान का 61.11% अपने क्या है, मरुस्थल। जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है 40%, यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा जनसंख्या यही है। मिट्टी कैसी है यहाँ? रेतीली है, धूड़ो उड़े कोरी, रेत उड़े पूरी, ठीक है। तो मिट्टी कैसी है? रेतीली बलुई। जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। अब अरावली देखें तो 9-10 याद रखना है। क्या ध्यान रखोगे? अरावली में 9 और 10, 9% तो क्षेत्रफल, 10% जनसंख्या निवास करती है। पर्वतीय और वनीय मिट्टी है यहाँ, और जलवायु है उपात्र, ठीक है। मैदान में ध्यान रखना 23% तो है क्षेत्रफल और 39% निवास करती है जनसंख्या, यानी कि घनत्व ज्यादा देखोगे तो वो कहां है? मैदानी क्षेत्र में। हमेशा जनसंख्या का दबाव घनत्व वहां ज्यादा होता है जहां पे उन्हें संसाधन मिले, जहां पे उन्हें फलने फूलने पनपने की सुविधाएं मिले, वहां पे जो है घनत्व हमेशा ज्यादा होता है। मैदानी क्षेत्र वो है जहां पे जनसंख्या आराम से निवास कर सकती है। तो यहाँ पे देखो जनसंख्या का दबाव ज्यादा है प्रतिशत के मुकाबले। यहाँ 61% है लेकिन 40% जनसंख्या, यहाँ 23% ही है क्षेत्रफल लेकिन 39% जनसंख्या है। दोमट और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, आर्द्र जलवायु है। और अपने हाडोती का पठार जो है लगभग 7% है, एग्जैक्ट देखे तो 6.89। यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है 11%। काली रेगुर मिट्टी पाई जाती है यहाँ, और अति आर्द्र जलवायु है, यानी कि नमी ज्यादा रहती है, बरसात ज्यादा होती है। झालावाड़ राजस्थान का वह जिला है जिसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। तो ये चीजें सामान्य वर्गीकरण ये याद होनी चाहिए आपको, ये चारों चीज जो है याद होनी चाहिए मुख जबानी, तब जाके आप लोग कंपटीशन के लायक बनोगे, ठीक है। अब देखो भौतिक प्रदेशों का इस फ्लो चार्ट से अपन समझते हैं कि वर्गीकरण क्या है। अब देखो पश्चिमी रेतीला प्रदेश यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र, इसको बांटा 2 भागों में। नंबर 1 शुष्क प्रदेश और नंबर 2 अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश भी 2 भागों में विभाजित है, एक तो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अर्ध शुष्क वाला जो क्षेत्र है वो फिर से विभाजित है, इसमें आ जाता है घग्गर का बेसिन जहां से घग्गर नदी और उसका अपवा क्षेत्र है। एक आ जाता है शेखावाटी अंत प्रवाही जो क्षेत्र है, क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो है चूने की चट्टाने वगैरह जमीन में पाई जाती है, यहाँ पे जो इसीलिए यहाँ जो पाए जाते हैं कुएं, चूने वाले जो कुएं होते हैं उनको जोहड़ कहा जाता है। तो इसके अंदर जो है जल बहता है, यहाँ भूमिगत जल
नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन यानी कि गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है, लूणी का जो अपवाद क्षेत्र है वो गोडवाड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है। अरावली का वर्गीकरण सामान्य सीधे तौर पे 3 भागों में, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली। मैदानी भाग, अब यहाँ पे जहां जहां नदियां बहती है वहीं पे मैदान होते हैं। तो देखो माही बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा और चंबल बेसिन, ये चारों बेसिन में विभाजित है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और पठारी भाग की बात करें तो इसको विंध्यन कगार और हाडोती का पठार, 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। और आने वाली और क्लासेस में अपन यही इसी वर्गीकरण को मतलब इसकी डिटेल पढ़ते जाएंगे। जब मोबाइल लेते हैं या कोई भी प्रोडक्ट अपन ऑनलाइन खरीदते हैं तो स्पेसिफिक देखते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन, ठीक है, फीचर्स देखते हैं। वही चीजें आगे अपन इसमें भी देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, स्पेसिफिकेशन देखेंगे कि अंदर क्या क्या चीजें मिलने वाली है इसमें। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखो, ले स्क्रीनशॉट। चला टाबरा आगे, ठीक है। देखो और चीज जी को है नक्शा में देख लो थे। ठीक है, अब ये जो देखो ये तो हो गया आपके यहाँ पे अपन देखें अरावली के इस तरफ ये जो है अरावली के इधर वाला क्षेत्र ये है आपके रेतीला मैदान। ठीक है, इसमें भी देखो ये तो है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जो बीच में बताया, बाकी जो है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है। फिर अर्ध शुष्क क्षेत्र को बांटे तो देखो लूणी बेसिन, नागौरी उच्च क्षेत्र, शेखावटी अंत्य प्रवाह और घग्गर का क्षेत्र। ठीक है, अरावली को बांटा तो दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। ठीक है, मैदानी भाग को बांटा तो बाणगंगा का बेसिन, बनास का बेसिन, छप्पन का बेसिन और यहीं पे माही नदी का बेसिन भी है। फिर दक्षिणी पूर्वी पठार को बांटा तो फिर यहाँ पे जो है विंध्यन कगार और हाडोती का पठार ये विस्तृत है। तो इस तरीके से आप इसको मैप के दृष्टि से भी आप ध्यान में रखें। यही जो है सामान्य वर्गीकरण, ये क्या है सामान्य वर्गीकरण, इसका भी मैप देख लें एक बार अच्छी तरीके से, सामान्य वर्गीकरण। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये आ गया आप लोगों के नंबर 1 यानी कि पश्चिमी रेतीला भाग। ठीक है, नंबर 2 यानी कि अरावली पर्वतीय क्षेत्र, नंबर 3 आप लोगों के मैदानी क्षेत्र और नंबर 4 आप लोगों के हाडोती का पठार। ठीक है, या पठारी क्षेत्र। तो दोनों ही तरह के नक्शे जो है अपने दिमाग में क्लियर रहने चाहिए कि कहां पे कौन सा क्षेत्र पड़ रहा है। फिर अपने जो है आगे अब बढ़ेंगे कि अब आगे जो है मरुस्थली क्षेत्र, इसको विस्तृत थोड़ा सा पढ़ते हैं, जहां जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो चीजें अपन पढ़ लेते हैं। लो बेटा स्क्रीनशॉट। देखो अब बात करा सब पहलो यानी कि नंबर 1 इंक है थार का मरुस्थल। ठीक है, थार का मरुस्थल, थार सभी की पसंद होती है, मतलब कहना मतलब थार सभी की पसंद अब बनेगी धीरे धीरे, जब ये डेवलप होगा तो सभी की पसंद बनेगी। ठीक है, और यह है कि थार सभी की पसंद होती है और सभी को पता है, तो इसलिए कहा जाता है कि धैर्य रखा करें। धैर्य मतलब थार थार ने खा मिल जाई थार यहाँ के। ठीक है, अब देखो ये थार का जो मरुस्थल है ये 2 देशों में विस्तृत है। कितने? 2 देश। क्यों क्यों? कि एक तो देश गुरुजी और एक विदेश। ठीक है, हकीकत बात यही है, एक तो है देश एक है विदेश। विदेश जो है वो पाकिस्तान है इसमें। ठीक है, ध्यान रखना। तो थार डेजर्ट जो है वो 2 भागों में विस्तृत है, एक तो है अपने भारत के अंदर और एक है पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान में जो है वो 15% ही है, लेकिन भूखमरी यहां फिर भी ज्यादा है। ठीक है, पाकिस्तान में 15% है। अब जैसा देश वैसा भेष, जैसे लोग वैसी शिक्षा, जैसे मतलब यूं कह के जड़ा मिनक वैन वेड़े इलकण मिले। तो यहां पे जो है इस थार का जो है नाम क्या दिया है? चोलिस्तान। यहां पे क्या कहा जाता है इस थार के मरुस्थल को? मतलब और के नाम मिली को नाम एडा ही है के ग्राम जने तो भूखमरी ज्यादा लगी अरे मतलब दूसरे की नाम ही नहीं मिले। यहाँ पे इसको कहा जाता है चोलिस्तान। अपने यहाँ क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं बस। तो ज्यादा अपने जो है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। भारत के अंदर कितना है? ये 85% है। उसमें भी सबसे ज्यादा भारत के अंदर ये राजस्थान में है। ठीक है, ये राजस्थान में ही देखा जाए तो अपने जो है आप 2/3 भाग यहाँ पे इस राजस्थान के अंदर पाया जाता है, 2/3 भाग। इसके अलावा फिर गुजरात में, हरियाणा में और पंजाब में भी विस्तृत है, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा ये फैला हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर ये
फैला हुआ है। तो अपने को ध्यान में रखना है कि कहां कहां पे विस्तृत है ये थार का मरुस्थल। इसको जो है अब अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, लियो स्क्रीनशॉट। चले देखो, अब थार के इस मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। सामान्य वर्गीकरण देखें तो दो भागों में बांटा गया है। एक है शुष्क रेतीला मरुस्थल, दूसरा है अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल। ठीक है, शुष्क रेतीला मरुस्थल है, यहाँ पे वहां पे वर्षा बहुत कम होती है, वनस्पति बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, सूखा ज्यादा है। अर्ध शुष्क रेतीला जो मरुस्थल है वहां पे फिर जो है थोड़ी थोड़ी वनस्पति देखने को भी मिलती है, और इतना सूखा नहीं है जितना शुष्क रेतीला मरुस्थल है। ठीक है, अब ये जो शुष्क रेतीला मरुस्थल है इसको फिर से दो भागों में बांटा गया है, नंबर 1 और नंबर 2। जो है एक तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ठीक है, जहां पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, वो है 41.50 यानी कि 50%। और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश यानी कि जहां पे बालू का स्तूप ज्यादा पाए जाते हैं वो है आप लोगों के 58.50%। ठीक है, जहां बालू का स्तूप ज्यादा पाए जाते हैं। बालू का स्तूप क्या है? दोहरे हैं, रेत के दोहरे हैं, टीले कह सकते हो, दरियन कह सकते हो। ठीक है, ये बालू का स्तूप है। ये अलग अलग तरह के होते हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, भी शब्दावली पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे, अच्छी तरीके से याद करेंगे, ये सारी चीजें चलेगी। तो ये ध्यान रखना, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यहां से प्रश्न जो है बड़े बनते हैं। अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल फिर से देखें अपन, घग्गर का प्रदेश, शेखावाटी, अंतःप्रवाही क्षेत्र अभी अपन पढ़ा, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है, सामान्य वर्गीकरण के तौर पे ये याद रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन मेन डिटेल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर अपन मेन डिटेल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है टाबरो, बढ़ा आगे। देखो, ये जो थार का मरुस्थल है, ठीक है, ये जो थार का मरुस्थल है, यहां पे सौर ऊर्जा की राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो है संभावना देखने को मिलती है। थार मरुस्थल में सबसे ज्यादा, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है सौर ऊर्जा की संभावना देखने को मिलती है। इसलिए इस थार मरुस्थल को जो है क्या कहा जाता है पता है? थार मरुस्थल को कहा जाता है वर्ल्ड पावर हाउस। क्या कहा जाता है? वर्ल्ड पावर हाउस। वर्ल्ड पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। एक और चीज, इसको रुक्ष प्रदेश भी कहा गया, रुक्ष प्रदेश भी कहा गया। और ये स्पेशल पूछते हैं, ये ध्यान रखना, डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश ने कहा है, इसे रुक्ष क्षेत्र या रुक्ष प्रदेश के नाम से पुकारा है। तो ये ध्यान रखना है अपने को। अब अपन बढ़ते हैं सामान्य जानकारी। यदि देखा जाए विश्व के सभी मरुस्थलों के अंदर ये सबसे ज्यादा धनी मरुस्थल है, यानी कि यहाँ पे आधा फीट खड्डा खोदो 50 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, वहां दोरों में पागल होने की जरूरत नहीं है, यूं नहीं कि थे बढ़ती व्यापार बट खोद दो, ऐसी बात नहीं है। धनी मरुस्थल का मतलब है कि वहां पे वनस्पति के हिसाब से, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से, संसाधनों के हिसाब से ये संपन्न है थोड़ा सा। एक तो होता है निर्जन मरुस्थल, एक है ये ऐसा मरुस्थल है जहां पे 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। ठीक है, क्या 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, यानी कि ये सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। यूं नहीं कि थे काली झालर जू बट जाए ना आधा फुट के में थे कह दो मन बाद में कि गुरुजी मैं 20 फुट खो दियो, मैंने 5 रुपया नहीं मिला, नहीं मिलेंगे। ठीक है, सांप बिच्छू पीवड़ा सांप वगैरह ये मिल जाएंगे आपको। तो ऐसा है कि अपने सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, उसका सिर्फ एक शॉर्टकट है कि मेहनत करो, बस यही चीज है। ठीक है, देखो क्षेत्रफल प्रतिशत जो है अभी अपन ने पढ़ा कि 61.11% जो है ये क्षेत्रफल में विस्तृत है। अब जिलों की संख्या, अब इस पे सस्पेंस है। पहले अपन ने जो क्लास पढ़ी थी 50 जिलों के अकॉर्डिंग, वहां पढ़ा था कि 18 जिले, 19 भी हो सकते हैं। अब अपने को ध्यान रखना है लगभग 16 जिले हैं, फिक्स नहीं है। ठीक है, लगभग 16 ये कह सकते हो आप, लगभग, इसको ऐसे ही याद रखना है, इसको रट्टा नहीं मारना है, लगभग 16। फिर भी मैं यही कहूंगा कि फिक्स नहीं है। ठीक है, फिक्स नहीं है इसको, यानी कि इतनी तवज्जो नहीं देनी है। जनसंख्या यहाँ पे लगभग 40% जनसंख्या रहती है। ठीक है, जलवायु कैसी है यहाँ पे? विषम जलवायु कैसी है? विषम जलवायु है, या फिर कह सकते हो आपकी
शुष्क है, अति शुष्क भी कह सकते हो। ठीक है, ये है। यहाँ पे जो है इसकी लंबाई, ये ध्यान रखना है आपको कि 640 किलोमीटर और चौड़ाई जो है वो 300 किलोमीटर आप लोगों को ध्यान में रखनी है। वैसे लंबाई चौड़ाई शायद ही पूछे, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना। औसत ऊंचाई की बात करें तो वैसे 150 मीटर है औसत ऊंचाई, लेकिन वैसे देखा जाए समुद्र तल से तो आप लोगों को 200 से 300 मीटर भी लिखा मिलेगा। 200 से 300 मीटर एवरेज निकालोगे तो 150 मीटर आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, 150 मीटर जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। सामान्य ऊंचाई देखो तो 150 मीटर है, समुद्र तल से देखोगे तो 200 से 300 मीटर ऊंचाई इसकी है। ठीक है, और बात करते हैं क्षेत्रफल की कि क्षेत्रफल कितना है। अब क्षेत्रफल यहां पे लिखा है वो परसेंटेज है। यहां पे अपने को ध्यान रखना है कि कुल मरुस्थल का, यानी कि थार मरुस्थल पाकिस्तान भारत दोनों में मिला के 2,33,000 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2,33,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि राजस्थान में बात करें कि गुरुजी राजस्थान में कितना है, तो 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह है राजस्थान के अंदर। 2/3 भाग जो है राजस्थान के अंदर है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। यानी कि राजस्थान के क्षेत्रफल का देखें तो 61.11% है। राजस्थान के क्षेत्रफल का देखें तो 61.11% है। ये लगातार जो है बढ़ रहा है। अरावली जो है ये इसको रोकने का काम करती है राजस्थान में फैलने से, लेकिन अरावली में भी गैप्स है, अंतराल है। सबसे ज्यादा अंतराल जो देखने को मिलते हैं वो अजमेर की साइड है, और वहां से निरंतर ये बढ़ रहा है। पहले ये 58% ही था, बढ़ते बढ़ते 61.11 पे आ गया अब, और जैसे जैसे जो है किताबें अपडेट होगी बढ़ेगा ये क्षेत्रफल। और ये जो बढ़ता है इसे कहा जाता है रेगिस्तान का प्रसार, और इसको कहा जाता है रेंगती हुई मृत्यु। क्या है? मरुस्थल जितना बढ़ेगा, यानी कि वो भाई संपन्नता का तो प्रतीक है ही नहीं। भले धनी मरुस्थल होता, लेकिन संपन्नता का प्रतीक नहीं है। जितना बढ़ेगा उतना नुकसान है, यानी कि इसको कहा जाता है रेंगती हुई मृत्यु। ये ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा रेगिस्तान का प्रसार देखने को मिलता है नाचना गांव में। लिख लेना कहीं पे। ठीक है, बॉलीवुड भी बढ़िया ही है, तेरे प्रश्न बने तो लिख लेना कहीं पे कि सबसे ज्यादा रेगिस्तान का प्रसार नाचना गांव के अंदर। इसको ये जो बढ़ता है इसको कहा जाता है रेंगती हुई मृत्यु। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब तापमान, यहां पे जलवायु की जगह आपको करना है तापमान, क्योंकि जलवायु मैंने यहां लिखा दी। ठीक है, तापमान जो है अधिकतम 49 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अधिकतम 49 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम जो है 3 डिग्री सेल्सियस। माइनस में भी चला जाता है फिर भी कई बार। ठीक है, माइनस में भी चला जाता है, अपने को ये ध्यान में रखना है। तापमान के अंदर ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए -3 डिग्री कर देना इसको। फिर बात करें अपन मिट्टी की, तो मिट्टी जो है रेतीली बलुई पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? रेतीली बलुई। रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। एरिडिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे इंसेप्टिसोल्स भी पाई जाती है। ठीक है ना, मिट्टियों के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ढलान, कभी भी किसी भी क्षेत्र का ढलान देखना हो तो वहां पे पानी गिरा के देखना। अब आप कहोगे गुरुजी मैंने पानी गिराया थार के अंदर एक गिलास, वो तो जमीन में चला गया, ढलान कैसे पता चले? तो उसके लिए नदियां देखी जाती है, और इसका ढलान कहां से पता चलेगा? इसकी नदी से। जो लूणी नदी है ना आप लोगों के, उसके बहाव से आप लोगों को पता चलेगा। तो लूणी नदी जो है अजमेर से निकल के इस तरीके से आगे बढ़ती है कच्छ के रण की तरफ। ठीक है, तो ये जो है आप लोग देखोगे तो ढलान में आप लिखोगे कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढलान है। ठीक है ना ब्रो? नदी मुख्य रूप से कौन सी है? लूणी है। नदी मुख्य कौन सी है? लूणी है। और वनस्पति पाई जाती है यहाँ पे मरुदबिद। कौन सी? मरुदबिद, जिसे जीरोफाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये सामान्य जानकारी है, अपने सामान्य जानकारी किसकी? थार के मरुस्थल की, जो अपने को सबको ध्यान में रखनी है। लियो स्क्रीनशॉट लियो बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चला। देखो अब मरुस्थल के भी अलग अलग प्रकार होते हैं शब्दावलियों के तौर पे देखें तो। जैसे अपन ने मरु, मेरु, माल देखा, वैसे यहां पे अपन देखते हैं इर्ग, रेग और हम्माद। क्या होते हैं? इर्ग, रेग और हम्माद। ये इर्ग जो होते हैं, ठीक है, ये जो इर्ग है इसे कहा जाता है शुद्ध मरुस्थल। क्या कहा जाता है? शुद्ध रेतीला मरुस्थल। रेतीला मरुस्थल।
तुर्किस्तान के अंदर इसे कोडम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो रैग है, ये इससे पहले इसको समझो। हम्माद, हम्माद जो है वो चट्टानी मरुस्थल होता है। कैसा होता है? चट्टानी मरुस्थल, यानी कि जिसमें बीच बीच में आप देखोगे कि पहाड़ियां भी है, चट्टाने भी है, आसपास रेती भी है। ठीक है, तो वो सारे जो है अपने इसके चट्टानी मरुस्थल के अंदर आते हैं। मरुस्थल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वहां रेत मिलेगी। मरुस्थल यानी निर्जन क्षेत्र है, बंजर है। ठीक है, शीत मरुस्थल भी होते हैं कई जगह, बर्फ ही बर्फ जमी रहती है तो वो भी मरुस्थल होता है। ये चट्टानी मरुस्थल है। जब इन दोनों का मिश्रण हो जाएगा तो वो रैग कहलाएंगे। यानी कि इसके अंदर कैसे मरुस्थल आते हैं? मिश्रित मरुस्थल। कैसे आते हैं? मिश्रित मरुस्थल। ठीक है, जो इसका भी मिश्रण होगा और इसका भी मिश्रण होगा, यानी कि इन दोनों का मिश्रण यदि कहें तो यानी कि इर्ग प्लस हम्माद जो है वो रैग के अंदर आएंगे। ये मरुस्थलों के वर्गीकरण के अंदर आप लोगों को ध्यान में रखना है। ले बेटा स्क्रीनशॉट। ठीक है टाब्रो। हाँ चलिए, इसी के साथ अपने जो है ये क्लास आज की पूरी हुई। आज की क्लास में यदि आप देखोगे तो मैटर बहुत सारा मिला अपने को। अपने 30, 35, 40 मिनट में इसलिए पूरी हो जाती है क्योंकि अपन रहते हैं पूरी तरीके से कंटेंट पर फोकस, अपन रहते हैं पूरी तरीके से क्लास पर फोकस, पूरी तरीके से एग्जाम अप्रोच पे फोकस। इसलिए फालतू अनावश्यक बात क्लास के बीच में करने का कोई मतलब ही नहीं है। और यदि कोई मजाक करनी भी है तो क्लास से रिलेटेड करें, ताकि जो है अपने घी ढूले तो भी खिचड़ी में ही ढूले, वो वाली बात अपने होनी चाहिए, है ना। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। अपना समय जितना आप बचा लोगे उतना ही आप एग्जाम के करीब जाओगे, उतने ही आप जो है व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हुए लक्ष्य को प्राप्त कर जाओगे। ठीक है, बाकी ये बोर्ड पर जो दिख रहा है वो सूचनाएं आपको सभी को मिली हुई है और आप जो है अच्छी तरीके से तैयारी करें। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना और कोशिश करें कि नियमित रहें। क्लास 12 बजे आती है, 12 बजे आते ही देखो, ताकि ये आप लोगों के सिटिंग पावर बढ़ाएगी, आप लोगों की नियमितता बढ़ाएगी और जिसकी नियमितता बढ़ गई यानी कि वो सफलता के करीब पहुंच गया है। ठीक है, चलिए बेटा मिलते हैं अपन अब अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।